हाँ, डाउट है किसी को यहाँ पे? मैम बोला किसी ने। चलिए, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करेंगे आपके उत्तराखंड का रिवीजन, राइट? सो चलिए, फिलहाल पहले हम बात करते हैं। तो ये आपका उत्तराखंड का मैप बनाते हैं हम ना सबसे पहले। तो रिवीजन चल रहा है, तो भाई मुझे बताना कि कौन कौन से एरिया की हम बात करने वाले हैं। ये आपका कॉपी बंद हो जानी चाहिए, सबकी कॉपी बंद। इसको एक तरीके से टेस्ट समझ लो कि भाई इतने टाइम में जो तुमने पढ़ा है उसको तुमने कितना रिटेन किया है। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये अभी कल परसों ही पढ़ा हमने। ऊपर से चलते हैं, राइट? सही बन रही है मैप। चलो फिलहाल लेटने का कौन सा ये, जिससे पूछोगे वही आंसर देगा, है ना? पीछे सबसे आगे, पीछे वहां नहीं देखना, वहां देख दोगे तो फायदा ही क्या हो गया टेस्ट का? रुद्रप्रयाग अभी रिसेंटली तो पढ़ा तुमने। ये है आपका रुद्रप्रयाग। ये कौन सा है पीछे? पिथौरागढ़। इसके बाद ये चंपावत। बागेश्वर। फिर ये आपका क्लियर? उत्तराखंड की इंटरनेशनल बाउंड्रीज किन दो के साथ शेयर होती है, आप बताओ। और नेपाल किधर है? और चाइना ऊपर। क्या हरियाणा के साथ हमारी नेशनल बाउंड्री लगती है? क्यों नहीं लगती? और मैं कहूं तो लगती है। इसके बाद नहीं पता, आप कॉमर्स। हरियाणा के साथ बाउंड्री लगती है। लास्ट क्लास में कौन था, कौन कौन थे प्रेजेंट? आप बताओ, हरियाणा के साथ लगती है बाउंड्री? क्यों नहीं लगती? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? इधर, इधर है नहीं। अच्छा, उत्तर का सॉरी, अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश के साथ, तो कौन से दो ब्लॉक हमारे जो है, ब्लॉक नहीं सॉरी, डिस्ट्रिक्ट लगते हैं उत्तरकाशी? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश। इधर आपका जो हो जाएगा यूपी। अब यूपी के साथ एक क्रोनोलॉजी याद रखना। क्या याद रखोगे? कि यूपी के साथ हमारी बाउंड्री वेस्ट से ईस्ट कैसे लगती है। तो पहले नंबर पे हरिद्वार, दूसरे नंबर पे देहरादून भी है, सहारनपुर वाला क्षेत्र, है ना? फिर तीसरे नंबर पे पौड़ी,
चौथे नंबर पे नैनीताल और 5वें नंबर पे यूएस नगर। क्रोनोलॉजी याद रखना, मैप पे भी देख लो, हरिद्वार, सॉरी सबसे पहले देहरादून, उल्टा हो गया ये, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, यूएस नगर। सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है हमारी यूपी में बाउंड्री? मैक्सिमम, और सबसे कम नैनीताल। ये ध्यान रखना, स्टेटमेंट में बन सकता है कि भाई यूपी के साथ हमारी नेशनल बाउंड्री शेयर होती है, तो सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ और सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ? तो नैनीताल सबसे कम, और मैक्सिमम यूएस नगर। अच्छा चलो, अब जो है हम हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे, राइट? तो मैं हिस्ट्री में बात करूंगी तो यहाँ पे लिखने का काम घर पे, यहाँ पे क्लास में फोकस। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की हिस्ट्री की, तो कौन मुझे बताएगा कि उत्तराखंड की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक चलती है कोई जो बोलने में अच्छा होगा? बोलने में ना भी हो, आड़ा टेढ़ा भी चल जाएगा, ऐसा कौन से यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है। चलिए, उत्तराखंड की हिस्ट्री की मैं बात करूं तो हिस्ट्री में हम कहाँ से चलते हैं भाई? आपके प्राचीन इतिहास से। प्राचीन इतिहास यानी कि ओल्ड एज। अच्छा, जिससे पहले भी नहीं पढ़ा है आज सुन लो। ओल्ड एज यानी कि स्टोन एज से हम मान सकते हैं जब मनुष्य जो है पत्थरों का यूज किया करता था, जब मनुष्य को ये जो हमारे लोहे और जो तांबे के जो बने हुए हमारे औजार है उनका यूज करना नहीं आता था, तब जो है आदमी किसका प्रयोग करता था? स्टोन का। देखा होगा आपने, स्टोन पत्थर को घिस के वो आग जलाते हैं, तो ये स्टोन का यूज करते थे। अब जो स्टोन एज है उत्तराखंड में, वो क्यों फेमस है? उडियार। कितने उडियार है जो हम मेनली पढ़ते हैं? तो अगर मैं बात करूं स्टोन एज में, मेनली जो हम बात करें स्टोन एज में, तो स्टोन एज में क्या करता था आदमी? केव्स में रहता था, केव्स में, है ना? लाइवलीहुड कैसा था उसका? लाइवलीहुड या फिर रहने का जो आवास है, हम क्या बोल सकते हैं? आवास क्या था उसका? केव्स, जिसको हम क्या बोलते हैं गढ़वाली भाषा में? उड़ियार, और हिंदी भाषा में गुफा। कौन कौन सी केव्स है हमारी? और लाखों जो गुफा है कहाँ है, कौन सी नदी के किनारे है और किस लिए फेमस है? कौन बताएगा मुझे? कौन सी नदी के किनारे है, क्यों फेमस है? मेनली देखा जाए तो डांस करते हुए, नृत्य करते हुए हमें क्या मिले हैं यहाँ पे? फिगर्स मिले। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे और क्या मिले हमें? डांस करते हुए हमें क्या मिले? फिगर्स मिले। और पशुओं को हाका देता है, जैसे हम गांव में होता है ना कि जब हम पशुओं को चराने के लिए जाते हैं तो क्या हकाते हैं उनको, है ना? तो ये हाँकने का काम भी किया गया। दूसरा, गोरखिया गुफा कहाँ है, कौन सी नदी के किनारे, क्यों फेमस है? पलसीमा का है, क्यों फेमस है? योग मुद्रा, याद रख सकते हो। योग करने से क्या मिलता है? फल मिलता है। तो फल सीमा योग, योग करने से फल मिलता है, तो फल सीमा में क्या मिलता है हमें? योग मुद्रा में हमें फोटोज मिलती है। और दूसरा, पेटसाला अल्मोड़ा, क्यों फेमस है? अरे मैं खोज करता नहीं, पूछ रही क्यों फेमस है। स्पेशलाइज किस लिए हो? डांसिंग के लिए तो सब है, डांस तो सब जगह मिलता है। कत्थई रंग का प्रयोग किया है, गेरुआ रंग। पेट का कलर कैसा होता है? पेट साल, घेरुआ, कत्थई रंग। जैसे याद करने की ट्रिक, निमोनिक्स आप खुद से बना सकते हो। फल, योग करने से फल मिलता है। और लेथ आप किस लिए इंपॉर्टेंट है? रेड कलर के।
तो गढ़वाली भाषा में हम खून को क्या बोलते हैं? ले। तो ले कैसी कलर की होती है? रेड। तो ले था रेड, है ना, निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते। तो ये वो टाइम पीरियड है ओल्ड एज, स्टोन एज, जब आदमी जो है पत्थरों का यूज क्या करता था, रहने के लिए केव्स का यूज क्या करता था। अब धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ा, उसका विकास हुआ, किसमें गया वो? किसमें गया? किसमें गया? कॉपी खोलने की बात आ रही है? हाँ, मेटल्स, हाँ, लोहा मिला, लोहे, लोहे के उपकरण। अच्छा, आपने यहाँ पे एक महासम संस्कृति पढ़ी है? महासम संस्कृति नहीं पढ़ी है? ओखली सुनी है? ओखली। तो महासम संस्कृति की जो खोज है वो रॉबर्ट कॉर्नॉक ने की थी, नहीं सॉरी, रिबेट कॉर्नॉक, नाम गलत ले लिया, रिबेट कॉर्नॉक, महासम संस्कृति। महासम संस्कृति की मैं बात करती हूँ, रिबेट कॉर्नॉक, ये खोजी है। अब 1717 में खोजी गई, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं आ रही है, ना इंपॉर्टेंट है कब खोजी गई। ये है बेसिकली किसके लिए? ओखली, कप मार्क्स के लिए। कप मार्क्स कैसे? आपने देखी होगी जब आप लोग, जाहिर सी बात है पहाड़ी अंचल से ओखलियां देखी होगी, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं गढ़वाली में? उड़खेल, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से होती है ना, पत्थर में एक गोल आकृति बनी रहती है। तो जिस एरिया से हमें ये कप मार्क्स मिले, इनको हम बोलते हैं कप मार्क्स, इनको बोलते हैं हम कप मार्क्स, और इन्हीं को हम बोलते हैं महासम। तो महासम जनरली हम बोल सकते हैं कि महासम उत्तराखंड में एक ऐसा एरिया रहा होगा जहां पर हमें एक कप मार्क्स जैसी हमें आकृतियां मिली है। इसको हमने क्या बोलते हैं? महासम संस्कृति, जिसकी खोज आपके रिबेट कॉर्नॉक ने किया, मेरे ख्याल से ये 1717 में करी, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है, बट मुझे याद आ रहा है कि 1717 में जो है कप मार्क्स की खोज की है। चलिए, तो ये स्टोन एज में ही आपको देखने को मिलता। इसके बाद धीरे धीरे हम मूव करते हैं आपकी हिस्ट्री की ओर, है ना। और हिस्ट्री में हम देखते हैं, तो हिस्ट्री में हम देखते हैं थोड़ा बहुत आपका एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में आपका ये वाला पोर्शन आ जाता है ना। फिर आपकी आती है मेडाइवल हिस्ट्री, और फिर आपका आता है मॉडर्न। और इसमें एक और पहलू हम पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं हम इसमें? एक और पहलू, राज्य निर्माण। आपको पता है हम यूपी से अलग हुए 2000 में, हम 9 नवंबर 2000 में हमको एक नया राज्य का दर्जा मिला था। तो उसके लिए हमने क्या किया? आंदोलन किए, जैसे मुजफ्फर कांड आपको याद होगा, है ना। और जो ओबीसी आरक्षण जो था उस समय चल रहा, उसके लिए भी हमने देखा कि 21% जो आरक्षण है वो केवल किनको मिलेगा? ओबीसी को मिलेगा। आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, है ना। तो ये हमने देखा है कि राज्य निर्माण के लिए भी हमने जो है क्या क्या आंदोलन किए, हमने इसमें देखना है। तो ये चार पहलू में हम देखते हैं। चलिए, तो अब मुझे एंशिएंट हिस्ट्री में कौन बताएगा कि क्या क्या पढ़ा आपने एंशिएंट हिस्ट्री में? अब मैं बोर्ड का यूज कम करूंगी। एंशिएंट हिस्ट्री क्या पढ़ा? एंशिएंट हिस्ट्री खोलो कॉपी जरा, देखो एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ा आपने, कॉपी खोलो, खोल। सबसे पहले आपने ये पढ़ा होगा कि उत्तराखंड का हमें क्या, उत्तराखंड का हमें वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है, डिस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ मिलता है, मेंशन कहाँ कहाँ पे उत्तराखंड हमारा हो रहा है। तो ऋग्वेदास में क्या कहा है उत्तराखंड के लिए? देवभूमि, देवभूमि, मुनीषियों की भूमि, और साथ में एक आपने सरस्वती नदी का भी वर्णन मिला होगा। सरस्वती नदी जो प्राचीन समय में सबसे पवित्र नदी थी। ठीक है, चलिए उसके बाद किसमें जाएंगे हम? स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के भी किस पुराण में हम जानते हैं? इसका हम केदारखंड मानसखंड तो जानते हैं, लेकिन स्कंद पुराण के भी वन पर्व अलग अलग एरियाज में बता हुआ ना। तो वन पर्व में, क्योंकि उत्तराखंड कैसा है, जंगल वाला एरिया, हिमालयी रीजन है, इसलिए हम इसको वन पर्व में देखते हैं। वन पर्व में हम क्या देखते हैं कि उत्तराखंड को, या फिर हम बोल सकते हैं कि हिमालय को 5 भागों में बांटा हुआ है। कश्मीर हिमालय, केदार हिमालय, मानसखंड हिमालय, पंजाब, हाँ
जलंधर हिमालय, पंजाब हिमालय और असम हिमालय, यानी कि तिब्बत हिमालय, जिसमें से केदारखंड और मानसखंड को क्या कहा है? उत्तर कुरु। याद आ रहा है? इलावर्त, इलावर्त नहीं सुना होगा, लेकिन उत्तर कुरु, इलावर्त जो है उत्तराखंड को, उत्तराखंड के केदारखंड और मानसखंड को कहा है। केदारखंड आपका इन जनरल देखा जाए गढ़वाल वाला रीजन है, और मानसखंड आपका कुमाऊं वाला रीजन। अब कौन सी नदी है जो केदारखंड और मानसखंड को अलग करती है? अच्छा, अलग नहीं, कौन सा एरिया है मैं बात करूं यहाँ पे, तो हाँ, ये पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये जो है आपके कौन से एरियाज हो गए, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हो गए? गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। गढ़वाल में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 7। कुमाऊं वाला रीजन, कुमाऊं में कितने डिस्ट्रिक्ट है भाई? 6 डिस्ट्रिक्ट है भाई। इसको कहते हैं हम बधान एरिया, यानी कि नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी है ना, कहाँ है नंदा देवी? तो नंदा देवी का जो माउंटेन है या नंदा देवी जो पीक है, इसका ये हमने एक विभाजक एरिया माना है। इसके इस साइड वाला एरिया हो जाएगा आपका गढ़वाल रीजन, इसके इस साइड वाला रीजन हो जाएगा आपका कुमाऊं रीजन। कुमाऊं में आपकी 6 डिस्ट्रिक्ट्स आती है, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत। उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, ये 7 जिले आपके कहाँ आते हैं भाई? गढ़वाल में। इसको कहा गया केदारखंड, और इसको कहा गया मानसखंड, और इन दोनों के संयुक्त रूप को, इन दोनों को मिला के क्या कहा गया है? उत्तर कुरु। उत्तर कुरु। अब उत्तर कुरु क्यों कहा गया? किसके उत्तर में? हरियाणा का जो क्षेत्र है ना, उसको कुरुक्षेत्र कहते हैं, वो कुरु वाला क्षेत्र। तो कुरु क्षेत्र के, यानी कि कुरु के ऊपर में है क्षेत्र, उसको हमने क्या कहा? उत्तर कुरु। आई बात समझ में? चलिए, ये हमने देख लिया, हमने ऋग्वेदास में देख लिया, और हमने ऋग्वेदास के बाद हमने पुराण में देख लिया। अब ऋग्वेद और पुराण के अलावा भी हमारे पास होते हैं, क्या क्या होता है भाई? हाँ, रामायण और महाभारत। ब्रिटिश लिटरेचर हम बाद में जाएंगे, सबसे लास्ट में, क्योंकि सबसे मॉडर्न है हमारा। तो मुझे बताओ कि रामायण में क्यों इंपॉर्टेंस है उत्तराखंड का? ऋषि वशिष्ठ याद है? कौन थे? हाँ, राम और लक्ष्मण के साथ जो है ऋषि वशिष्ठ कहाँ आए थे? चमोली में आए थे। चमोली में आपका है वशिष्ठ आश्रम, वहां पर उन्होंने तपस्या करी थी। आई बात समझ में, है ना? तो ये भी हम देखते हैं। और अगर मैं बात करूं तो रामायण में पौड़ी, गढ़वाल और ये रुद्रप्रयाग और टिहरी वाला जो एरिया देख रहे हो ना, इसके बाउंड्री में एक आता है एरिया सीतोष्ण पट्टी। ये वही एरिया है जहां पर सीता माता ने जमीन के नीचे समाधि, आपको पता है ना कि जमीन के नीचे जाती। अब ये एग्जैक्ट मैं अपने आंकड़ों से भी नहीं कह रही, ये मैंने पढ़ा हुआ है, बुक्स का ही आपको बता रही हूँ, मेरा खुद का एक भी शब्द नहीं है, सब बुक से पढ़ा हुआ है। तो ये वो पौड़ी वाला रीजन है जहाँ पे आपका सीतोष्ण पट्टी करके एक जगह आती है, जहाँ पे बोला जाता है कि सीता माँ ने जमीन के नीचे यहीं पे समाई थी। तीसरा, तपोवन। क्यों फेमस है तपोवन? अब ये देहरादून वाला तपोवन नहीं है, ये आपका टिहरी वाला तपोवन है। ये लक्ष्मण आगे तपस्थली है, वेरी गुड, लक्ष्मण की तपस्थली है। और बाकी रामायण में क्या देखा? सीतावनी, हाँ। ये मैंने नहीं पढ़ा, हो सकता है, एग्जैक्ट इतना मुझे नहीं पता। चलो, तो ये हमने रामायण में देखा। अब महाभारत देखते हैं। महाभारत
सुबाहु क्षेत्र, बिल्कुल सही। सुबाहु क्षेत्र कौन सा है? पौड़ी। हाँ, सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? श्री क्षेत्र यानी श्रीनगर, जो कि आपके टिहरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग वाले एरिया में फैला हुआ है। ये वो सुबाहु क्षेत्र है जिसने पांडवों की ओर से कौरवों के अगेंस्ट युद्ध किया था। आ रही बात समझ में? रिवीजन हो रहा है, समझ में आ रहा है सारा कुछ? आपको समझ में आ रहा है? और ये पहली बार पढ़ रहे हो ना उत्तराखंड? सुन लो बस, समझ में आ जाएगा। कहानी के फॉर्म में समझा रही, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, है ना। तो क्या बोल रही थी मैं? सुबाहु क्षेत्र है ना। अच्छा, एक अभिमन्यु के साथ भी तो विवाह होता है उत्तराखंड से। उत्तरा, वेरी गुड। उत्तरा का विवाह किसके साथ होता है? अभिमन्यु के साथ। तो हमें महाभारत में उत्तराखंड का एक और डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। किसकी बेटी थी वो? विराट, बिल्कुल सही। कहाँ का एरिया था वो? विराट, विराटगढ़ी, कालसी और ही नहीं। तो विराटगढ़ी आपकी कहाँ आती है? देहरादून वाला क्षेत्र, जो कालसी वाला क्षेत्र, वहां से जो है विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था? अभिमन्यु के साथ हुआ था। और दूसरा एक और संदर्भ, अर्जुन की पत्नी, नहीं द्रौपदी नहीं, नहीं सुबह अर्जुन था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, मैं देख लूंगी। अभी मैंने रिवीजन बहुत टाइम से नहीं किया इसका, हिस्ट्री तो मैंने कब से रिवाइज नहीं करी, वो तो बस जो याद आ रहा है वही समझा रही हूँ। हाँ, तो महाभारत भी हमने देख लिया। महाभारत के बाद हम देखते हैं आपका, महाभारत के बाद कौन सा आएगा? रामायण देख लिया, महाभारत देख लिया, और उसके बाद क्या है? देखते जरा महाभारत के बाद क्या है। रामायण महाभारत, हाँ बौद्ध साहित्य, और फिर हाँ नॉन रिलीजियस, फिर विदेशी में जैसे है हाँ वेन सॉन्ग। तो आपने देखा होगा बौद्ध साहित्य, बौद्ध की जो प्राचीन लैंग्वेज है वो कौन सी है? पाली। और प्राकृत किसकी है? जैन की, है ना। तो पाली भाषा में एक ग्रंथ लिखा गया है, देखो जरा कौन सा ग्रंथ है वो? नहीं, सीयू की तो वेनसांग वाला, जिसमें उत्तराखंड को क्या कहा है? हिमवंत, हिमवंत का है ना। पाली भाषा में उत्तराखंड को, पाली भाषा में यानी कि बौद्ध साहित्य के पाली भाषा में उत्तराखंड को क्या कहा है? हिमवंत कहा है। हेमवंत और हिमवंत दो अलग अलग नाम है। हेमवंत जो है, एक मिनट, हाँ हेमवंत जो है बौद्ध साहित्य में बोला गया है, बौद्ध लिटरेचर में बोला गया, और हिमवंत जो है वो ऋग्वेदास में बोला गया। ये दो ध्यान रखना, हिमवंत और हेमवंत, ध्यान रखना। सुन लो बस, ऐसा है कि ऐसा मत सोचना कि उन्होंने ये नहीं कराया मैं ये एक्स्ट्रा करवा रही हूँ, ठीक है, ऐसा मत सोचना। तो एक हमने देख, फिर ब्रिटिश लिटरेचर में चीनी यात्री कौन था? कब आया था? वर्धन टाइम पीरियड कब से कब तक चला था? परसों बताया था, बिल्कुल सही। 629 एडी से लेके 645 तक आपका वर्धन टाइम पीरियड चला था, हर्षवर्धन का टाइम पीरियड था, जिसमें चीनी यात्री वेनस्वांग भारत में आता है और उत्तराखंड की वो एक ज्योग्राफी बताता है ना। वो कहता है कि भाई उत्तराखंड ब्रह्मपुर राज्य से लेके ऊपर कहाँ तक है? हिमालय। हिमालय को क्या कहा गया है? स्वर्गलोक। तो कहाँ रह गया स्वर्गलोक? तो फिर अकाल अनंत काल तक हो गया ना। तो हिमालय को क्या कहा है? नहीं, पूर्वांचल नहीं, कौन सा? और पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ बताओ जरा मुझे, कहाँ तक है यहाँ पे? ब्रह्मपुर से लेके कहाँ तक बताया? हिमालय तक बताया सीयू की ने। और गंगा से करनाली रिवर तक, ऐसे वेस्ट से ईस्ट बताया। नॉर्थ साउथ क्या बताया? नॉर्थ साउथ क्या बताया सीयू की ने? और हिमालय तक। मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे फिजिकली तो बैठे हुए, मेंटली पता नहीं कौन सी दुनिया में चल रहे हैं, तभी उसका ध्यान नहीं। भाई मेरा आपको पता चल जाएगा कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है।
अरे पढ़ा तो किसने नहीं है, सबने पढ़ा है, पढ़ा तो इन्होंने भी है ना। हाँ वही तो, हिमालय समझ में, स्त्री देश हिमालय तो हुआ। चलिए अब देखो, अब कुमाऊं का नाम कुमाऊं क्यों पड़ा, ये तो हमने देख लिया ना कि गढ़वाल का पर्टिकुलर, हमने गढ़वाल को देखा कि भाई गढ़वाल वाले एरिया में रामायण और महाभारत का में क्या क्या एविडेंस मिलते हैं, कैसे कैसे हम इसको जो है डिस्क्रिप्शन देखते हैं। लेकिन मैं बात करूं कुमाऊं का, तो कुमाऊं में कूर्मांचल जो एरिया है, कौन सा एरिया है, बागेश्वर कौन बोल रहा है, रिवीजन करो घर पे जाके। चंपावत में एक पर्वत है, कूर्म पर्वत, कांडा देव पर्वत भी बोलते हैं जिससे। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने वहां पे कूर्मांचल यानी कि कछुए का रूप धारण किया था, और कई हजार वर्षों तक वो वहां पे कछुए के रूप में रहे, जिस वजह से वहां पे उनके कछुए की छवि बन गई। अब स्टार्टिंग में तो इसको कूर्मांचल कहा गया, फिर कुमू देश कहा गया, अब वो धीरे 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 प्रोनाउंसिएशन समय के साथ बदलता रहा और वो क्या बन गया, कुमाऊं क्षेत्र। वो चंपावत का जो एरिया है, इस चंपावत का जो है कहने को बहुत छोटा है, लेकिन हमारे हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस रहा है, चाहे वो चंद डायनेस्टी हो, चाहे वो गोरखा इन्वेजन हो, है ना, सब में हमारे चंपावत को बहुत इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे हमने देखा भी कि एंशिएंट टाइम में हम ये भी देख रहे हैं कि भाई चंपावत से ही कुमाऊं का नाम कैसे पड़ा, कुमाऊं कैसे पड़ा, आई बात समझ में। अब फिर यहाँ पे अब हम देखते हैं, ये तो हमने देख लिया, हमने लिटरेचर वाइज देख। अब इसके बाद आते हैं कोल किरात, न केवल उत्तराखंड की बल्कि पूरे भारत की ही सबसे आदिम जो जाति है वो है हमारी कोल। कोल का इंपॉर्टेंस ये है कि भगवान शिव जी ने जो है कोल के साथ युद्ध किया था, पढ़ा है ये, सुनिए ये कहानी कि साधु के वेश में शिव जी आए थे, ऐसा कहा जाता है, अब ये हकीकत है या नहीं है मुझे भी नहीं पता। तो कहा जाता है कि साधु के वेश में शिव जी आए थे और उन्होंने जो है यहाँ पे क्या किया, कोल के साथ युद्ध किया, जहां से हमें पता चला कि भाई सबसे पुरानी सबसे आदिम जो जनजाति है वो कौन है, कोल है। अब यहाँ पे कंफ्लिक्ट होता है, कुछ लोग कहते हैं कि किरात सबसे पुरानी है, कुछ कहते हैं कोल। वास्तविक रूप से भी कोल ही सबसे पुरानी है और आयोग भी कोल को ही सबसे पुराना मानता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में कोल है तो आंसर विल बी कोल, अगर ऑप्शन में कोल नहीं और किरात है तो तब आंसर किरात है। सबसे पहले आदिम जनजाति हमारी कोल है, कोल के बाद किरात, कोलों ने ही सॉरी किरातों ने ही कोलों को भगाया था इस क्षेत्र से और किरातों ने अपना एरिया बसाया यहाँ पे। फिर कोल के बाद हम पढ़ते खस, है ना, खस, कोल किरात खस, खस के बाद पढ़ते हम क्या पढ़ते हैं इसके बाद, कुड़िंद, कुड़िंद नहीं पढ़ते हम, हाँ कुड़िंद बोल सकते हो, नहीं कुड़िंद सबसे बाद में आया था। कोल किरात खस और गोरखा, गोरखा मतलब ये जो ये हमारा कौन सी गोरखों की कौन सी, भोटिया जनजाति, भोटिया जनजाति हमारे सबसे प्राचीन जनजाति है। हम भोटिया जनजाति को आज के ही समय पे नहीं देखते, भोटिया जनजाति हमारे प्राचीन समय से भी है। और सबसे ज्यादा भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, उत्तरकाशी में। कौन से भोटिया पाए जाते हैं, जाट, चमोली में, पिथौरागढ़ में, रंग, रंग तो भिखारी को बोलते हैं, रंग, पिथौरागढ़ में 3 है भोटियाओं की भी ना उपजाति है, दरमिया, दरमिया, जोहारी और सौका। सौकांचल वाले क्षेत्र में सौका जनजाति रहती है, दारमिया दारमा घाटी वाले एरिया में दरमिया जनजाति रहती है, और जोहार वाले क्षेत्र में जोहारी भोटिया रहते हैं। तो भोटिया के भी 6 प्रकार है उत्तराखंड में। सबसे पहले जाड़ भोटिया उत्तरकाशी, चमोली में तोलछा वालछा, पिथौरागढ़ में जार जाड़, सौका और दरमिया, ये आपकी भोटिया, ये भोटिया जनजाति। कोल हम सबसे प्राचीन जनजाति मानते हैं, कोल के बाद किरात आती है, किरात के बाद खस आते हैं और फिर हम गोरखा।
बीच में एक शक भी है, शक बोल रहे हैं, कुडिन, कुडिन तो मेरे ख्याल से लाल बात की है, चेक कर लेना एक बार, रिवाइज कर लेना। कुडिन जो है प्रथम राजनीतिक शक्ति है ना हमारे उत्तराखंड की, पॉलिटिकल जो है सबसे पहले, देखो जरा, देखो पढ़ा होगा आप लोगों ने कहीं पे। कुडिन तो डायनेस्टी थी, कुडिन जनजाति थी ही नहीं, कुषाण थे, कुषाण भी नहीं थे, कुषाण भी विदेशी आक्रमणकारी थे। कुषाण, शक, पहलव, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िए, कुषाण, शक, पहलव, ये सब आपके क्या है, विदेशी आक्रमणकारी है, जिन्होंने प्राचीन भारत में क्या किया था, प्राचीन टाइम पे आक्रमण किया थे, है ना। चलो ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री में। इतना समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत बोलती जा रही हूँ, तुम्हारा रिवीजन हो नहीं रहा, आ रहा है समझ में, आ रहा है आप लोगों को आगे इधर पीछे। चलो अब चलते हैं हम कुडिन डायनेस्टी की ओर, है ना। कुडिन सबसे ज्यादा फेमस किसके लिए है? गोल्ड कॉइन्स। उस टाइम तो सोना था ही नहीं इतना, जो सोने के सिक्के। कुडिन जो थे अपने सिक्कों के लिए ज्यादा प्रचलित थे। अच्छा मुझे कौन बताएगा कि कुडिन जो डायनेस्टी है उसमें कितने राजा रहे, कौन कौन से राजा रहे? सबसे पहले सुबाऊ और विराट, विराट, हाँ, विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से हुआ था। ये हमें महाभारत में भी मिलता है और हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है। उसके बाद निम्बर देव का वंश, ईस्टगण देव का वंश, ये कहाँ पढ़ा आपने? में अमोघ भूति, छत्रेसर प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? अमोघ भूति। कहा जाता है कि अमोघ भूति उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा रहा होगा, क्योंकि हमें जो सिक्के मिलते हैं वो किसके मिलते हैं? अमोघ भूति प्रकार के सिक्के मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? अल्मोड़ा। अमोघ भूति जो है उस समय का। अब ये चीज आपने मेंस के पर्सपेक्टिव से देखी जाए तो क्वेश्चन क्या बनता है पता? मेंस में क्वेश्चन ये बनता है कि डिस्कस कि कुडिन डायनेस्टी सबसे पहली डायनेस्टी थी या नहीं। क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे शक्तिशाली डायनेस्टी कुडिन थी या नहीं। अब जहां पे थी या नहीं आ जाता वहां पे आपको पर्सपेक्टिव दोनों रखने पड़ते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव हम क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें वहां पे एक तो स्पष्ट रूप से राजा का नाम पता चलता है कि अमोघ भूति प्रकार के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं, तो सबसे शक्तिशाली राजा कौन रहा होगा? अमोघ भूति रहा होगा। और आपने एक याद करो, अमोघ भूति ने एक उपाधि धारण की थी, महाराजाधिराज महापद्मनंद। देखो कॉपी में, दिमाग है, आंखें ऐसे बंद करके याद नहीं आता है, तब आता है जब नोट्स छपे हो आंखों पे, तब याद आता है। देखो अमोघ भूति प्रकार के सिक्कों में आपने अमोघ भूति जहां पे आप देखेंगे ना, वहां पे दिखा होगा आपका कि एक उपाधि धारण करी थी उसने। मैं बताती हूँ अगर सर ने लिखा है तो, कि राजा महाराजाधिराज महापद्मनंद। पढ़ा? लिखा है उपाधि धारण की है, नहीं लिखा? क्या बोला? हाँ, तो उपाधियों का अंकन मिलता है। इसका मतलब ये है कि आपको कुडिन डायनेस्टी में सिर्फ और सिर्फ अमोघ भूति ऐसा राजा मिलता है जहाँ पे आपको उपाधियां देखने को मिलती है। अब उपाधियां थी उसकी, जैसे उपाधि थी उसकी राजाधिराज महाराज पद्मनंद, मतलब कि राजाओं में भी सबसे बड़ा राजा कौन? मैं। तो उससे वो उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अमोघ भूति सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अमोघ भूति प्रकार के जो सिक्के मिले हैं वो कहाँ से मिले? देखो जरा,
और वो जो सिक्के थे वो किस किस से, कौन सी धातु से मिक्सचर थे, मतलब कौन कौन सा मेटल था उसमें, लिखा होगा। चांदी, चांदी, जस्ता, तांबा, है ना। तो वो मिक्सचर था। अब ये ध्यान रखना कि अमोभूति प्रकार के जो सिक्के है ना वो किस किस का मिक्सचर थे, वो क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन याद रखना आएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा कौन से प्रकार के सिक्के, छत्तीसर प्रकार के सिक्के, जो उतने फेमस तो नहीं थे लेकिन उससे थोड़ा कम फेमस थे। फिर हमें अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के भी मिलते हैं। अच्छा, अल्मोड़ा प्रकार के जो सिक्के हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं आपको, अल्मोड़ा में तो मिलते ही हैं। अब जब ट्रेड होता था तो ट्रेड के दौरान सिक्कों का लेन देन तो होता था आगे से, आउट ऑफ द उत्तराखंड, नेपाल, आप लोग गेस कर रहे हैं, नेपाल में भी था क्योंकि भोटिया ट्राइब थी, ट्रेड तो प्राचीन टाइम से ही होता है। मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मथुरा वाला क्षेत्र, तो जो एविडेंस मिलते हैं कुरिन डायनेस्टी के सिक्कों का वो हमें इन जगहों से मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भी मिलते हैं और हाँ यूपी में भी मिलते हैं, मथुरा वाले रीजन, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन से भी आपको मिलते हैं। बुक पढ़ते हो आप लोग, ये खाली नोट्स पे डिपेंडेंट हो, हाँ या ना में जवाब देना बस। अरे बुक मतलब कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक, उत्तराखंड की कौन सी बुक को पढ़ते हो आप लोग, कोई बुक नहीं पढ़ते। कल को अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड आ गए तब क्या करोगे, जब तक किताबें नहीं पढ़ोगे दिमाग का चरखा कैसे चलाओगे। परीक्षा वाली मैंडेटरी नहीं है कि तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अगर तुम्हें हिस्ट्री को एनालाइज करना है तो अजय रावत। अब यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए दिक्कत हो जाएगी, अजय रावत इंग्लिश मीडियम में आती तो है बट वो ट्रांसलेटेड है, और वो इतनी सुंदर बुक है कि मैं क्या बताऊं। मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने खुद पढ़ी हुई है। डेट और टाइमलाइन इंग्लिश मीडियम में अलग मिलेगा, हिंदी मीडियम में अलग मिलेगा, और मेनली जो रिलायबल है वो हिंदी मीडियम वाली है। शायद यही रीजन था कि मुझे इंग्लिश मीडियम छोड़ के हिंदी मीडियम में आना पड़ा, क्योंकि बुक्स जो है वो हिंदी मीडियम में रहती हैं और जो रिलायबल सोर्स मिलता है वो हिंदी मीडियम में मिलता है। अब ये भ्रांतियां बहुत फैली रहती है कि भाई हिंदी मीडियम सिलेक्शन कम देता है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो पीसीएस स्टेट पीसीएस हो। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के पता सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उनके पास जो कंटेंट है ना उस पर विश्वास करते ही नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पता रहता है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना, क्या नहीं छोड़ना। हिंदी मीडियम वाले सब बच्चे सब एक साइड से लगे रहते हैं, बस रटना हमें किसी भी तरीके। अगर मेंस देना है ना तो मेंस रटने से कुछ नहीं होगा। एग्जाम कैसा होता है, 3 पार्ट्स में होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स बोलता है कि भाई जो तुमने पढ़ा है उसका तुम्हें गहन अध्ययन होना चाहिए, तुमने डीप एनालिसिस से पढ़ा होना चाहिए। सब्जेक्ट का नाम क्या है, जनरल स्टडीज। तुम्हें कोई ज्ञानी नहीं बनना है, ज्ञानी बनने की जरूरत है ही नहीं। कल को तुम प्रशासनिक अधिकारी बन के चले गए लोगों के बीच, तुम कहानियां सुनाने थोड़ी बैठोगे कि भाई उत्तराखंड में कुड़िंद थे, कत्यूरी थे, कोल थे, किरात थे। ये तुमसे ज्यादा ज्ञान उन लोगों को होगा जो स्थानीय स्तर पे है, जो लोकल लेवल पे है, उनको ज्यादा ज्ञान होता है। तुम्हें सिर्फ एनालाइज करना है, हाँ भाई ये चीज हो रही है, क्यों हो रही है। अब क्यों पता चल गया, कैसे पता चल गया, कब पता चल गया, अपने आप आंसर मिल जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उत्तराखंड के लिए अगर मैं बोलूँ तो एक अजय रावत है, पढ़ सकते हो। हिस्ट्री के लिए मेनली है, एंशियंट हिस्ट्री से लेके तुम्हारा बात करूं तो गोरखा भी, टिहरी भी, चंद, पंवार, ब्रिटिश, और राज्य किस तरीके से बना वो भी है उसमें। दूसरी आती है एक घनश्याम जोशी, बहुत अच्छी बुक है, मेंस के लिए पढ़ना है उस बुक को प्रेफर करो। मेंस के लिए अजय रावत भी अच्छी है, बस ये है ना कि तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा। तुम्हें वहां पे चीजें एग्जैक्ट ऐसे नहीं लिखी रहेगी भाई इसकी विशेषता है तो वो विशेषता बता के दे देगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या वो इंपॉर्टेंस बता के दे, वो बुक से पॉइंट आउट करना पड़ेगा। जब तुम चीजें बुक से खुद से पॉइंट आउट करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि भाई आखिर में सिनेरियो चल क्या रहा है। आ रही बात समझ में।
अगर पढ़ना है, अधिकारी बनना है, तो मेंस का भी सोच के चलो। ये मत सोचो कि प्रीलिम्स पास हो जाएगा फिर मेंस करेंगे, नहीं, मेंस का भी कंटेंट तैयार करते रहो, क्योंकि आयोग इतना शातिर हो गया है कि वो टाइम नहीं देगा, रिजल्ट तुम्हारा देर से निकालेगा और देगा तुम्हें मेंस की प्रिपरेशन के लिए 2 महीने, 1.5 महीने। अब जिन बच्चों को पता ही नहीं कि हम पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, वो कैसे करेंगे एनालाइज? हालांकि आंसर की आ जाती है, लेकिन कट ऑफ कितनी बनेगी, हम उसको क्वालिफाई कर पाएंगे? बच्चा उसी विडंबना में रह जाता है, और ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब मेरा लोअर पीसीएस था तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, मतलब पढ़ा मैंने था, लेकिन मैं एक एनालिटिकल वे में नहीं सोच पा रही थी कि मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा कि नहीं। और लिटरली बताऊं, मुझे नहीं पता था कि मेरे 100 नंबर बनेंगे। अब 2 महीने बच गए, क्या किया जाए? लिख तो दिया वही जो फैक्ट थी, कुछ नहीं किया, बुक्स पढ़ी, हालांकि वो नहीं हुआ, अच्छा नहीं गया, लेकिन अभी 25 वाले प्रीलिम्स मेन मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि मेरा अच्छा गया। अब वो सिलेक्शन होना नहीं होना बात की बात है, लेकिन मुझे इतना पता चल गया है कि मैंने जो गलती करी थी वो तुम ना करो। बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो, चाहे वो पॉलिटी के लिए हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो। ये नोट्स जो है ना, ये सिर्फ अब हम तुम्हें छांट के दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें थोड़ी पता है कि सामने वाले, मैं जो पढ़ा रही हूँ ना, मुझे इतना नॉलेज है और मैं तुम्हें सिर्फ डिलीवर इतना कर पा रही हूँ, क्योंकि टाइम बाउंडेशन है। इतना नॉलेज आता है बुक्स पढ़ के, कहानियां नाना प्रकार की मैं भी सुना सकती हूँ, लेकिन मेरे को नहीं पता है ना कि तुम्हारा माइंड कितना है। अभी तो खैर मुझे 2 ही दिन हुए, आज पहला लेक्चर है तुम्हारे साथ। तुम जैसे बहुत से बच्चों को पढ़ा चुका है, 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ाने का, पता चल गया कि बच्चे किस लेवल पे है। अब जब तक बुक्स नहीं पढ़ोगे, अब बुक्स के लिए अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है, मेरे से ही नहीं बल्कि किसी भी टीचर से तो पूछ सकते हो, क्या मैं बुक कैसे कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, क्या क्या सोर्सेज। अब जैसे वो भाई साहब, क्या नाम है आपका, ये जो लक्ष्मीकांत लेके आ रखे थे, नाम क्या है? बचेंद्र, हाँ, तो जैसे लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। हालांकि तुम्हें समझ में नहीं आएगी उसकी लैंग्वेज, लिखी बहुत सिंपल लैंग्वेज है, लेकिन वैसे घुमा के लिखी हुई है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम पढ़ो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा तो तुम, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, वो लूसेंट से स्टार्ट करो, या फिर एनसीईआरटी से स्टार्ट कर लो, या फिर परीक्षा वाणी भी आती है हर सब्जेक्ट के अलग अलग। उत्तराखंड की परीक्षा वाणी आती है, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, उसमें ना क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल स्ट्रेट पीसीएस और पीसीएस जैसे लेवल के क्वेश्चंस है। कॉन्सेप्ट, अब तो ग्रुप सी भी चेंज हो गया, अब तो तुम ग्रुप सी को भी ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई वो बिल्कुल फैक्ट्स रट के चले जाओ, निकल जाएगा। मैंने ऐसे प्रैक्टिस करी है बस लिख के। दृष्टि की बुक्स आती है ऐसे की, मार्केट में ना सोर्सेज बहुत ज्यादा है, बस ये है कि तुम उस सोर्स को ठीक जगह यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तुम दृष्टि का ले लो, पीडब्ल्यू का ले लो, बहुत सी बुक्स आती है, कहीं से भी पढ़ लो, कंटेंट एक ही है। तुम 10-10 प्रकार की जगह चले जाओ, 10 प्रकार की कोचिंग पकड़ लो, कंटेंट एक ही, सारे टीचर्स एक ही डिलीवर करें, क्योंकि एग्जाम में तो वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना जो सबको सबसे पूछे जाएंगे या जो हमको पता है। तो कंटेंट का ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठाओ, रीडिंग की आदत डालो। अगर मेंस क्वालिफाई करना है, रीडिंग की आदत डालो। जब तक तुम रीडिंग नहीं करोगे ना, तब तक तुम नहीं समझ सकते कि भाई हमारा मेंस क्वालिफाई होगा। रीड करने से ना दिमाग के जो डायमेंशन है वो बढ़ते हैं, सोचने की क्षमता बढ़ती है, तुम सोच पाओगे कि क्या क्या चीजें चल रही है। चलिए, फिलहाल हम बात कर रहे थे आपके उत्तराखंड की, बाकी भाषण तो बहुत ज्यादा होता रहता है। वैसे ये लेक्चर नहीं था, मैं आपको सिर्फ समझा रही थी कि क्या क्या होता है। सबसे अच्छा होता है या तो खुद की गलतियों से सीखो, या तो दूसरों की गलतियों से सीखो, और सबसे बेस्ट होता है दूसरों की गलतियों से सीखना। सामने वाला तुम्हें बता रहा है कि ये गलती मत करना, पर फिर भी तुम वो गलती कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। दूसरों की गलती से और खुद की गलती में बहुत फर्क होता है। दूसरों की गलती से सीखोगे, बहुत जल्दी सक्सेस पाओगे। खुद की गलतियां तो फिर आगे बढ़े, फिर गलती करी, आगे बढ़े, गलती करी, तो ये चीजें चलती रहती है। चलो, कुरियन डायनेस्टी के बाद हमारी कौन सी डायनेस्टी चलती है? कुरियन के बाद कौन सी डायनेस्टी चलती है?
योधे, कुरिंद के बाद कुरिंद और कत्यूरी, एक चीज ध्यान रखना, कुरिंद और कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के बाद बीच का जो टाइम पीरियड है ना, इसको कहते हैं अंधा युग। इसको कहते हैं अंधा युग। अंधा युग क्यों कहते हैं इसे? हाँ, इंफॉर्मेशन, हाँ, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया कि इंफॉर्मेशन। दूसरा कि यहाँ पे तमाम कुरिंद के बाद योधे, युक्सेल का गोत्रीय वंश और कुषाण, शक, पहलव, जितने भी तमाम रूलर्स रहे उन सब ने यहाँ पे शासन किया, लेकिन किसी ने भी एक लंबे समय के लिए शासन नहीं किया। यहाँ पे शक भी आए, कुषाण भी आए, कुरिंद के बाद जो भी जितनी डायनेस्टी थी, इन सब कुरिंद और कार्तिकेयपुर के बाद का जो बीच का जो टाइम पीरियड, इसको अंधा युग कहते हैं। लंबे समय तक कोई भी उत्तराखंड को एक साथ बांध नहीं पाया, न केवल उत्तराखंड को, बल्कि यहाँ पे नाना प्रकार के युद्ध होते रहे। किसके लिए? कि राजा मैं बनूंगा, राजा मैं बनूंगा, इसलिए जो है यहाँ पे नाना प्रकार के युद्ध होते रहे, इसीलिए इसको जो है अंधा युग कहते हैं। कुरिंद को क्या कहते हैं हम? पहली पॉलिटिकल बोलते हैं या फिर पॉलिटिकल डायनेस्टी? क्यों बोलते हैं पॉलिटिकल डायनेस्टी? सबसे पहले राजा के रूप में सबसे ज्यादा प्रमाण कहाँ से मिले थे? यहाँ से मिले। सबसे पहले हमें एविडेंसेस मिले हैं शासन के, कहाँ से मिले? पॉलिटिकल। इसको कहते हैं हिस्टोरिकल, यानी कि ऐतिहासिक। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे लंबे समय तक शासन किया था। क्या इसमें सुना होगा आपने कि कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के 200 सालों तक 14 वंशों ने शासन किया? सुना है कि यहाँ पे कार्तिकेयपुर डायनेस्टी का टाइम पीरियड चलता है 200 साल तक, और यहाँ पे लगभग 14 वंश, निम्बरदेव, ईष्टगणदेव, ये सुना होगा ना आप लोगों ने। तो ये जो 14 वंश है, इनका जो यहाँ पे शासन चलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल। सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करने वाला कौन था? कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। ठीक है, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। अब कार्तिकेयपुर डायनेस्टी का ही एक राजा होता है, कौन? इस साइड कार्तिकेयपुर डायनेस्टी का एक राजा होता है ब्रह्मदेव। ब्रह्मपुर राज्य है ना, वो यूएस नगर, नैनीताल, चंपावत वाला क्षेत्र, तो ब्रह्मपुर है ना, क्या बोला? हाँ, ब्रह्मपुर राज्य है, जहां का राजा है ब्रह्मदेव। अब यहाँ पे हम देखेंगे 740 ईस्वी के आसपास जो है आपका 740 के आसपास या 777 के आसपास आपकी क्या बनती है? चंद डायनेस्टी बनती है। चंद डायनेस्टी फॉर्म कैसे होती है भाई? सोमचंद, कहाँ का था सोमचंद? जोशियालाबाद। उसके गुरु ने उसको सलाह दी थी कि भाई तुम क्या करो, तीर्थ यात्रा करो। अब वो तीर्थ यात्रा करते करते आया, चंपावत में ब्रह्मदेव के यहाँ रहा। अब ब्रह्मदेव उसके जो औरा होता है ना, उसके औरे से बहुत प्रसन्न हो गया। उसने अपनी बेटी का विवाह किससे करवाया? सोमचंद से, और बदले में कुछ बीघा जमीन किसको दे दी? सोमचंद को, दहेज के रूप में, जहां से हमारी चंद डायनेस्टी का स्टार्ट हुआ। सोमचंद के लिए कौन मुझे बताएगा कि सोमचंद क्या है, क्यों है? कौन बताएगा? आप बताओ मुझे, सबसे ज्यादा ज्ञानी मुझे आप ही लगते हैं क्लास में। बताओ सोमचंद के बारे में मेरे क्या बताना है? ऐसे समझो कि मुझे कुछ पता ही नहीं है सोमचंद के बारे में, और आपको मतलब मुझे जो जो समझ में आ रहा है वो बताना है। राजभुंगा किला बनाया था, ठीक है। उसके चारों ओर फौजदार नियुक्त किए थे, उसके फौजदारों को क्या कहते थे? चाराल, चाराल कहते थे ना। कारगी, चौधरी, कारगी, चौधरी, बोरा, तरागी, इसको हम बोल सकते हैं कारगी, बोरा, इसका ना एक निमोनिक्स बनता है, मुझे याद नहीं आ रहा कैसे, क्या निमोनिक्स है। हाँ, KBC T, कारगी,
बोरा, चौधरी, तरागी। अब मेहरा और फर्त्याल भी है इसमें। कौन है मेहरा फर्त्याल? किलो के रख सकते हो ये, चार आल बोलते जिन, चार सेनापति, मिनिस्टर्स। और मेहरा और फर्त्याल, मल्ला और तल्ला, ये नहीं पता होगा। मेहरा और फर्त्याल, देखो इसके पीछे की कहानी है। राजा तो मुझे नहीं पता कौन था, लेकिन कहा जाता है कि मेहरा और फर्त्याल दो ऐसे गुट हैं, दो भाई थे ये। मेहरा फर्त्याल बेसिकली, अब कहानी है ये, अपने एविडेंस से नहीं बता रही हूँ, कहानी है, सुनी है मैंने भी। तो मेहरा और फर्त्याल दो भाई थे। अब एक राजा था, और राजा के सपने में आया कि कहीं दूर पहाड़ी, एक बड़े से पत्थर के अंदर एक सांप है। कहानी बहुत बेढंगी सी है, सुन लो। अब राजा ने कहा कि भाई उस सांप को कौन मारेगा, अगर वो सांप बाहर निकल गया तो मेरे राज्य में बिल्कुल अफरा तफरी मच जाएगी। तो वो दो भाइयों को बुलाता है, एक का नाम था मेहरा, दूसरे का नाम था फर्त्याल। अब जिस भाई ने उस बड़े से पत्थर को हटाया था, उसको बोला हमने फर्त्याल, फर्त्याल। और जिसने उसको मारा, सांप को मारा, मेरा। कहानी बहुत बेढंगी सी है, लिखा है। और वहां से ही जो है एक शक्तिशाली गुट बन गया और एक तीव्र बुद्धि वाला गुट बन गया। तो दो भाइयों के अलग अलग गुट बन गए, जिन्होंने, आपने सुना होगा कि मेहरा फर्त्याल, मेहरा फर्त्याल। आप पूरी हिस्ट्री में देखते हो, चंद डायनेस्टी की हिस्ट्री में पूरा देखते हो आप, मेहरा फर्त्याल ने त्रिलोकचंद को वापस बुलाया, ये किया वो किया, मतलब पूरी कहानी किससे बन रही है? मेहरा फर्त्याल से। मेहरा फर्त्याल दो भाइयों का गुट है, जो बाद में चल के अलग अलग गुट बन गए। बहुत इंपॉर्टेंट रहा इनका, ठीक है। चलिए, और सोमचंद के बारे में, चार हाल तो हमने देख लिया। राजगुंगा बनाया था, उसके किनारे उसने चार किले बनाए थे, उसमें उसने KBC कारगी, बोरा, तरागी, चौधरी का नियुक्त किया था फौजदार के रूप में, है ना, कि अगर मेरे पे कोई आक्रमण करेगा तो मेरे राज किले में आक्रमण करने से पहले उस आक्रमणकारी को इन चारों से निपटना होगा, तब जाके वो सीधा उस पर युद्ध करेगा। मतलब एक सेफ्टी जोन था। फिर मेहरा फर्त्याल भी देख लिया। और क्या देखा आपने सोमचंद के लिए? सयाना, हाँ। ग्राम सभाओं की हम देखते हैं कि ग्राम स्तर पर जो न्याय देने के लिए लोगों के, एक बूढ़े व्यक्ति की, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की उसने जो है नियुक्ति करी थी कि भाई ये व्यक्ति जो है क्या करेगा, न्याय देगा। तो उसको क्या कहा गया था? सयाना और बूढ़ा। अब जाहिर सी बात है, आपके मम्मी पापा या आपसे ज्यादा ज्ञानी कौन होगा? आपके दादा दादी। परिवार में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ही सबसे ज्यादा ज्ञानी होता है। तो वैसे ही ग्राम सभा में, ग्राम स्तर पे सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति होगा वो हो जाएगा आपका सयाना और बूढ़ा, जो कि न्याय देने का काम करेगा। और क्या पढ़ा है सोमचंद में? और देखो नोट्स में क्या क्या पढ़ा सोमचंद के लिए। बस इतना सही है, ठीक है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। सरोला ब्राह्मण प्रथा और चौथानी ब्राह्मण प्रथा क्या है? सुना है आपने? क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंस है इसका हमारे हिस्ट्री में, न केवल हिस्ट्री में बल्कि आज के दौर पे भी हमारे ब्राह्मण वर्ग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा इसका। क्या है ये? भगवान ने स्टार्ट किया था कि चंद डायनेस्टी में था क्या ये? चलो, ये तो तुमने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सही दे दी कि भाई अजय पाल ने जो है सरोला ब्राह्मण प्रथा को क्या था। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, आगे पूरा बोलो। तो मुझे लग रहा है सिर्फ यहाँ पे 2-3 बच्चे ही हैं जिन्होंने पढ़ा है। बॉयज में 1-2-3 सबके मुंह में दही जमी हुई है। पहली बार पढ़ रहे हैं? चलो, ये तो मुझे पता है कि ये पहली बार पढ़ रहे हो उत्तराखंड, इन्होंने पढ़ा नहीं है। आप दोनों उत्तराखंड पढ़ा है ना, तो आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? आंसर नहीं आ रहे। बाकी इधर से भी मुझे आंसर, मैं पीछे हूँ इसलिए, हाँ, कि मेरे को दिखाई नहीं देगा।
चलो अब मैं आगे खड़ी हो जाती हूँ, मेरे को आगे वालों से आंसर चाहिए। सरोला ब्राह्मण प्रथा क्या थी? हिस्ट्री वाले बच्चों को ज्यादा अच्छे से पता होगा। हिस्ट्री वाले बच्चे, उधर भी तो हिस्ट्री है, बोलो। नहीं पता? पता है, कुछ से भी पता है, बोलो, हिचकिचाना नहीं है। आपको कल को एक एसडीएम बन के जाना है, ऐसे मुंह में चुप्पी रख के बैठोगे तो लोग सच में आएंगे तुम्हारे पास, या सच में लोग ये सोचेंगे कि भाई एसडीएम साहिबा हमारी जो है परेशानियों का निवारण करेगी? बोलने की आदत डालो। जहां पे तुम्हें 10 प्रकार के लोगों को मनाना है, वहां पे तुम पे ये एबिलिटी होनी चाहिए कि तुम गोल गोल घुमा के मुझे भी बेवकूफ बनाओ। हालांकि मैं बनूंगी नहीं, क्योंकि तुमसे ज्यादा तो मुझे पता ही होगा, तुमसे 10 कदम आगे तो होंगी मैं। चलो फिलहाल मुझे बताओ, सरोला ब्राह्मण प्रथा क्या थी? आपसे नहीं पूछूंगी मैं, आप एकदम फिंगर रखिए अपने मुंह पे। मैं गर्ल्स से पूछूंगी भाई, गर्ल्स मुझे आंसर्स देंगी। उनके टेरिटरी में बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो कि बाहर के खाने को एक टाइप से नहीं खाते, वजह से उनमें ये नहीं खाते थे कि हम अलग अलग कास्ट का खाते हैं। तो अजय पाल ने एक ऐसी कास्ट को प्रॉपर अपॉइंट किया जिसके अकॉर्डिंग उनके लिए कुछ रूल और रेगुलेशंस थे, जिनमें उनको बिना वस्त्र के और बिना स्लीपर्स पहने खाने को बनाना होता था, और वो खाना सभी के लिए एक्सेप्टेबल। बिल्कुल सही। देखो राजा है, अब राजा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सेना। बिना सेना के कोई भी कुछ नहीं है, हम भी कुछ नहीं है। आज की अगर रिसेंट डेट में बात करी जाए तो बिना मिलिट्री के हम कुछ नहीं है। अगर हम पे आर्मी नहीं होगी तो ऊपर से चाइना, इधर से पाकिस्तान, नेपाल, सब जो है हम पे क्या कर देंगे? अटैक कर देंगे। तो पहले के टाइम पे भी सेना का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता था। भाई राज्य का विस्तार करना है, आपको अपना एक्सपेंशन करना है, अपना एरिया को बढ़ाना है, तो तुम किसी दूसरे राज्य के साथ युद्ध करोगे तभी तो तुम्हारा एरिया बढ़ेगा। अब सेना में, अब समय अगर मैं बात करूं तो ऋग्वैदिक टाइम से ही हमारी क्या है? जाति व्यवस्था है। ऋग्वैदिक टाइम पे हम कैसे पढ़ते हैं जाति व्यवस्था को? कर्म आधार पर। और उत्तर वैदिक काल में हमें क्या पढ़ना है? क्या पढ़ा? नहीं, जन्म के आधार पर। ऋग्वैदिक काल में क्या होता था कि जो आपकी जाति है वो आपका काम डिसाइड करेगी कि भाई आपको ब्राह्मण का आचार्य का काम करना है तो आप ब्राह्मण कहलाए जाओगे, आपको युद्ध करने तो आप क्षत्रिय कहलाए जाओगे, आपको बिजनेस करना है तो आप वैसे कहलाए जाओगे, और आपको दास का काम करना है तो आप शूद्र कहलाए जाओगे। धीरे धीरे ये कास्टिज्म हमारे जहन में बसता गया, और उत्तर वैदिक काल यानी कि पोस्ट ऋग्वैदिक काल तक आते आते हमारा जो ये जाति व्यवस्था है वो काम के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर। ब्राह्मण के परिवार में जो जन्मेगा वो ब्राह्मण, क्षत्रिय यानी कि राजपूतों के घर में जो जन्मेगा वो राजपूत, ये क्षत्रिय। बिजनेस का बेटा वैश्य, और दास के घर में बेटा हुआ है तो दासी, शूद्र। तो ये धीरे धीरे करके हमारे जहन में बसता गया, और आज के वर्तमान समय में भी हमारे समाज में भी ये कुरीति बहुत अच्छी तरीके से फैली हुई है। इसको हम चाह कर भी हटा नहीं सकते। आप, मैं, हम 4 लोग मिलके इस कुरीति को नहीं मिटा सकते। जो चीज हमारे समाज में इतने वर्षों से चली आ रही है उसको 4 लोग 10 दिन में नहीं मिटा सकते। आप कितने ही आधुनिक हो जाओ, लेकिन आप अपने दादा दादी, अपने नाना नानी के साथ नहीं कर पाओगे। क्या हुआ? क्या हुआ? चलो, हाँ, तो मैं बात कर रही थी आपके, हाँ, सरोला ब्राह्मण प्रथा। सरोला ब्राह्मण प्रथा आपके अजय पाल ने स्टार्ट करी थी, है ना? सॉरी, अजय नहीं, सोमचंद ने स्टार्ट करी थी। अब इसमें क्या होता है कि, अच्छा, चौथानी ब्राह्मण प्रथा की बात करें। चौथानी ब्राह्मण प्रथा आपके किसने करी थी? चलो, कंफ्यूजन हो गया। हाँ, तो सेना में अलग अलग जाति के लोग रहते थे, वैसे भी रहते थे, छोटी जात के भी रहते थे, ब्राह्मण वर्ग के भी रहते थे। अब ऐसे में क्या होता था कि अब जब सेना के लिए खाना बनता था
तो ब्राह्मण वर्ग में ना एक भात का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, चावल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में जब पूजा वगैरह होती है तो ब्राह्मण वर्ग के लोग बिल्कुल सात्विक भोजन करते हैं। जो खाना आप लोगों के लिए बनता है उस खाने को नहीं खाते। देखा होगा बिना प्याज लहसुन के खाना बनता है, चावल नहीं खाते हैं वो। देखा होगा आपने कभी ब्राह्मण को देखा जो बिल्कुल अपनी वैसा पक्का वाला ब्राह्मण होगा, उसको कभी देखा चावल खाते हुए? वो रोटी खाता है, चावल नहीं खाता। तो सेना में क्या होते थे कि अलग अलग प्रकार के लोग थे। अब जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे वो कहते थे कि हम जो है यहाँ पे, अब सेना में हर प्रकार के लोग हैं, कोई भी व्यक्ति खाना बना सकता है। अब ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में क्या हो गया, क्या हुआ, ज्यादा तबीयत खराब हो रही है? तो जो ब्राह्मण थे उनकी जो है, उनका ऑरा जो है ना, आजकल जेनजी में नहीं चल रहा ऑरा माइनस होना, ऑरा प्लस होना, तो उनका ऑरा माइनस हो जाता था कि भाई हम छोटी जात वालों के हाथ का खाना कैसे खा ले। तो इसीलिए इस कंसेप्ट को देखते हुए सोमचंद ने और अजय पाल ने सरोला प्रथा और चौथानी प्रथा को इंट्रोड्यूस किया कि भाई ब्राह्मण वर्ग के ही लोग जो है सबके लिए खाना बनाएंगे। अब जब ऊंची जात का व्यक्ति खाना बना रहा है तो नीची जात वाले को कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी, भाई वो तो है, वो खा लेगा, उसको तो खाने से मतलब है। लेकिन ऑरा माइनस किसका होगा? बड़ी कास्ट वालों का। इसीलिए ये प्रथा चलाई। और अच्छा, एक क्वेश्चन, चीन से जो सिल्क है, चीन से जो सिल्क है उसका व्यापार किसने किया था? इंद्रचंद ने। और वीरचंद और वीणाचंद क्यों फेमस है? अच्छा, लास्ट रूलर वीराचंद था। लास्ट रूलर कौन था? बिल्कुल सही, वीणाचंद एक कैसा था? आलसी राजा था, विलासी राजा था, उसको कोई मतलब ही नहीं था कि राज्य में क्या चल रहा है। और वीणाचंद जब कोई अच्छा शासक था ही नहीं, उसके बाद 250 सालों तक किसने राज किया हमारे उत्तराखंड में? खस नहीं, शक, एक बार चेक करते, शक या खस? खस। हाँ, तो खस राजाओं ने जो है 250 सालों तक हमारे उत्तराखंड में राज किया था। उसके बाद चंद वंश का एक राजा आता है वीरचंद, नाम से कैसा लग रहा है वीर, उसने सारे जो खस राजा थे उनको भगाया और पुनः जो है उत्तराखंड में चंद वंश का स्थापना की। इसीलिए वीरचंद को चंद वंश का पुनर्संस्थापक, रिफाउंडर भी कहते हैं चंद डायनेस्टी का। आई बात समझ में? वीरचंद। इसके बाद वीरचंद के बाद क्या है? वीरचंद के बाद उद्यान चंद इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा चंद? नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बालेश्वर इंस्क्रिप्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? दिखाया ना यहाँ पे, बालेश्वर वो और आगे हिस्ट्री के दोनों गर्ल्स, बालेश्वर ताम्रपत्र क्यों इंपॉर्टेंट है? अब ठीक है आपकी तबीयत? किस लिए इंपॉर्टेंट है वो? इंस्क्रिप्शन मिला तो था, लेकिन उसमें क्या था लिखा हुआ? यस यू, क्या नाम है आपका? बछेंद्र। और मांडलिक मतलब क्या होता है? मांडलिक मतलब सबको पता है या समझाना पड़ेगा? नहीं पता? हाँ, स्टार्टिंग जो सोमचंद है ना वो भी मांडलिक राजा था। मांडलिक राजा मतलब होता है कि किसी बड़े राज्य को क्या दे रहे हो तुम? टैक्स दे रहे हो। जो तुम्हारे स्टेट से रेवेन्यू कलेक्टर है वो तुम किसी दूसरे राज्य को टैक्स दे रहे हो, मांडलिक बन। हाँ, तो बालेश्वर में ये ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है आपका गरुड़ ज्ञानचंद। Why he is important for us? बाज बहादुर चंद कौन था फिर? सबसे लंबा शासन किसका था चंद डायनेस्टी में? और सबसे देर में शासक कौन बना था? भीष्मचंद, ओल्डेस्ट। अच्छा चलो ठीक। हाँ, तो गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में बताओ।
उसको गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? क्यों दी थी उसको गरुड़ की उपाधि? भाई आपको पता है ये जो है ना ये वाला एरिया, ये स्टार्टिंग से एक कन्फ्लिक्टेड एरिया रहा है। मैंने आपको बताया ये हमेशा से, खांसी किसको हो रही है, ठीक है, ये स्टार्टिंग से कन्फ्लिक्टेड एरिया रहा है। मैंने उधम सिंह नगर में परसों बताया था आप लोगों को कि ये सेंसिटिव जोन रहा है किसका? वॉर का। बिल्कुल प्लेन एरिया है, आराम से युद्ध हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है कौन रहते हैं यहाँ पे? रोहिल्ला। रोहिल्ला यानी बरेली वाला एरिया। तो ये रोहिल्ले जो है वो इस वाले एरिया पे बार बार आक्रमण करते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत समृद्ध एरिया है, फर्टाइल लैंड है, पैसे ज्यादा होते हैं, इस एरिया पे बहुत ज्यादा अटैक होते रहे। तो भाई गरुड़ ज्ञानचंद फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जाता है और उस समय कौन सी डायनेस्टी चल रही है? दिल्ली डायनेस्टी चल रही है ना, दिल्ली डायनेस्टी, और तुगलक डायनेस्टी चल रही है उस टाइम पे। तो भाई ये फिरोज शाह तुगलक के शासन राज दरबार में चले गए। अब ये राज दरबार में गए तो उसके बाद भाई इन्होंने कहा कि भाई ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो तराई भाबर वाला क्षेत्र है, इस पे बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं, रोहिल्लास जो है इन पे अटैक किए जा रहे हैं, हम बहुत परेशान है इनके अटैक से। तो ये फिरोज शाह तुगलक के यहाँ जाते हैं, कहते हैं कि भाई हमें वो वापस चाहिए, तुम कुछ भी करके वापस दो। तो उस समय गरुड़ जो है, सॉरी, फिरोज शाह तुगलक जो है शिकार पे गया रहता है, और गरुड़ जो है, सॉरी, ज्ञानचंद जो है वो जंगल में ही उड़ते हुए बाज को मार देता है, उड़ते हुए गरुड़ को मार देता है। अब भाई फिरोज शाह तुगलक सोचता है कि ये तो उड़ते हुए चील को मार, अब भाई उड़ रहा है और तुम उसे मार रहे हो, तो उसकी उससे वो बहुत प्रभावित हो गया। इस वजह से उसने उसको गरुड़ की उपाधि भी दी, और साथ ही साथ ये जो 84 माल जो हम बोल रहे, 84 माल नहीं, हाँ 84 माल और ये नौलखिया वाला क्षेत्र है वो उसको वापस है। तो गरुड़ इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो हम ऊपर ऊपर का देख रहे हैं ताकि हम सीक्वेंस में आगे चले। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेना तुम। उसके बाद कौन सा रूलर है? उद्यान चंद इज नॉट इम्पोर्टेंट, भारती चंद इम्पोर्टेंट है भाई। क्यों है इम्पोर्टेंट? पीछे आप, भारती चंद क्यों इम्पोर्टेंट है? नहीं पता? इधर कौन बताएगा मुझे भारती चंद क्यों इम्पोर्टेंट है? मैं, आपका नाम क्या है? सरस्वती। बताइए सरस्वती जी। नहीं पता? और किससे पूछूं? बाकी तो मुझे लग रहा है, आप बताओ पीछे। बिल्कुल सही। 12 सालों तक भारती चंद ने नेपाल के साथ युद्ध किया, और ये भारती चंद पहला स्वतंत्र शासक है, इंडिपेंडेंट है, जिसने नेपाल को टैक्स देना नहीं, मतलब टैक्स नहीं दिया। 12 सालों तक युद्ध किया इसने। भारती चंद से पहले जितने भी रूलर थे वो सब कैसे थे आपके? मांडलिक थे, वो टैक्सेस दिया करते थे नेपाल के राजा को। भारती चंद इकलौता ऐसा था जिस, मतलब स्टार्टिंग में ही ऐसा था जो युद्ध कर। अच्छा, इसके टाइम पे एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, नायक जाति। क्या होता है नायक जाति, और कैसे बढ़ी है नायक जाति, जिसको आज की डेट में नायक जाति की, नायक जाति बेसिकली जो वैश्यवृत्ति कार्य के लिए यूज की जाती है थी, मतलब अब तो खैर बैन हो गया है, पहले की जाती थी। उत्तराखंड में नायक जाति का जो स्थापना स्थापना भी नहीं बोल सकते, उत्तराखंड में जो नायक जाति है वो कैसे फॉर्म हुई? देखो भाई, चंद डायनेस्टी के रूल राजा, सॉरी, सैनिक थे। वो 12 सालों तक अगर नेपाल वाले क्षेत्र में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि डोटियों की महिलाओं के साथ, नेपाल क्षेत्र की महिलाओं के साथ इनके अवैध संबंध स्थापित होंगे, है ना। अब उन अवैध संबंधों से जो भी नायक जाति, जो भी बच्चे जने, उनको क्या कहा गया? नायक। ये कैसे थे? जो कि वैश्यवृत्ति के लिए काम किए जाते थे, गलत तरीके से गलत यूज किया जाता था इनका। तो ये ना तो भारतीय थे ना ये नेपाली, ये बीच के अटके हुए थे। इसीलिए नायक जाति सुधार आंदोलन भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है, नायक जाति सुधार आंदोलन भी होता है। उत्तराखंड में भी हम देखते हैं कि भाई जब अंग्रेज आते तो अंग्रेजों ने कैसे जो है इन जातियों का सुधार किया। हम अंग्रेजों को क्रिटिसिज्म भी नहीं कर सकते, लेकिन हम मेनली उनको बोल सकते हैं कि उन्होंने अपना फायदा देखा। तो यहाँ पे भारती चंद में इंपॉर्टेंट है नायक जाति। दूसरा, रत्नचंद। रत्नचंद क्या था इसमें इंपॉर्टेंट?
फर्स्ट टाइम लैंड सेटलमेंट। जिंदा कैताल, याद रखना इसका नाम। जो भूमि बंदोबस्त है, भूमि बंदोबस्त का मतलब कितनों को पता है? लैंड सेटलमेंट तो बोल दिया तुमने, भूमि बंदोबस्त लैंड सेटलमेंट होता क्या है? हाँ, लोगों पे डिवाइड करना। खाता खतौनी है ना आपके पास, सबके पास है अपने परिवार की, पता है कि कितनी कितनी जमीन हमारे पास है, कितने हमारे दादा के पास, कितने हमारे ताऊ के पास है, कितनी चाचा के पास। खाता खतौनी इन शॉर्ट हम बेसिकली उस टाइम पे हम इसको खाता खतौनी बोल सकते, लैंड सेटलमेंट की जो कितनी जमीन। जिंदा कैताल, कहीं कहीं पे आपको जैदिक कैताल भी नाम सुनने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है। जिंदा कैताल जो है उस अधिकारी का नाम था जिसने भूमि बंदोबस्त किया था, किसके टाइम पे? रत्नचंद के टाइम पे। चलिए आगे, भीष्मचंद क्यों इंपॉर्टेंट है? कीर्तिचंद, हाँ कीर्तिचंद। भीष्मचंद भी इंपॉर्टेंट है काई के लिए? बिल्कुल, क्यों करना चाहता था? बिल्कुल सही। तो कैपिटल को अगर हमें चेंज करना है तो उसके पीछे मेन रीजन यही होता है कि वो एरिया कॉन्फ्लिक्टेड हो जाता है। अगर यहां से अटैक्स हो रहे हैं, अगर यहां से अटैक्स हो रहे हैं तो अगर तुम्हारी जो मेन सेंटर पावर, तुम्हारी राजधानी ही अफेक्टेड हो जाएगी तो तुम्हारा सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जहां तुम्हारा सारा पैसा है, वही इफेक्ट हो गया तो तुम फिर पूरे राज्य को कैसे चलाओगे, है ना। इसीलिए जो है बात करी जाए तो ये वाला एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद कौन सा रूलर है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या? प्रॉपर शिफ्ट की कोशिश तो किसने करी थी? भीष्मचंद ने करी थी, लेकिन वो कर नहीं पाया, टाइम से पहले मृत्यु हो गई थी और युद्ध होते रहे तो ध्यान नहीं दे पाया। प्रॉपर तरीके से बालो कल्याण चंद ने जो है क्या किया था, कैपिटल चेंज करी थी। उसके बाद रुद्रचंद इंपॉर्टेंट क्यों है? हाँ, संस्कृत आगे, संस्कृत को प्रमोट किया, बच्चों को कहता था कि तुम कहाँ जाओ, काशी और वाराणसी जाओ संस्कृत के लिए। कौन कौन सी 4 बुक्स लिखी है उसने, कौन कौन सी लिखी है? वन बाय वन करके मुझे, मैं क्वेश्चन पूछूंगी। सबसे पहले आप एक बुक का नाम बताओ, किस चीज के लिए थी? कुसा रागोदय करके, नहीं पता। इधर एक एक तो बता दिया, दूसरा रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र था, रसायन शास्त्र मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बुक मैं भूल चुकी चारों नाम। हाँ आगे, फ्रंट में दोनों लड़कियां, एक एक बुक का नाम बताओ। पीछे सरस्वती जी, सबसे पवित्र नदी हो तुम, बताओ। बता दिया, आगे पीछे इधर, तुम्हारा नाम क्या है? अंजीत जी बताएंगे। अच्छा, मुझे जितनों के नाम पता चल गए ना, तुम ध्यान रखना कि तुमसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि नाम ही आते हैं। तो पहले फिलहाल मुझे एक बुक का नाम बताएंगे, बच्छेंद्र जी। त्रिवेणिक निर्णय और त्रिवेणिक धर्म निर्णय, धर्म से संबंधित चीजें थी। आगे आप, कुसार रागोदय, ठीक है वो बता चुके हैं, होगी 4, ठीक है। और रुद्रचंद, देखो सोमचंद से लेके भारती चंद तक हम मांडलिक राजा रहे, टैक्स देते रहे। भारती चंद इकलौता स्वतंत्र शासक बना। रुद्रचंद ने 1582 को क्या बोलते हैं, 82, हाँ 1582 में अकबर की अधीनता को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हम फिर क्या बन गए, गुलाम बन गए अकबर के। 1582 में अकबर की अधीनता को स्वीकार करना मतलब कि अकबर की गुलामी को एक्सेप्ट करना। चलिए, रुद्रचंद के 2 बच्चे थे, लक्ष्मी चंद और दिलीप चंद।
सॉरी, लक्ष्मी, हाँ, शक्ति गोसाई और दिलीप हाँ हाँ, लक्ष्मी चंद और दिलीप चंद, नहीं, शक्ति गोसाई जो है क्या बोलते हैं, बचपन से ही अंधा था, जन्मांध अंधा था, लेकिन फिर भी प्रशासन वो संभालता था, चाहे न्यायिक क्षेत्र में हो चाहे फौजदारी के क्षेत्र में हो, उसने काम किए। नेगियों को भी उसने जो है छोटे छोटे जो शासन में, प्रशासन में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको सॉल्यूशन के लिए नेगी जो है उसको बताया। भंडारी की इसने नियुक्ति की। आज की डेट में हम भंडारी जो जात समझते हैं वो भंडारी कास्ट थोड़ी है, वो तो एक काम था। जो भंडार गृह, जहाँ अन्न को स्टोर किया जाता था, उसका जो रक्षक था उसको भंडारी। कोई है भंडारी तुम में से? नेगी पता चल गया नेगी क्या है? हाँ हाँ, पोस्ट थी, नेगी एक पोस्ट थी। जैसे मैं बात करूं, और कौन सी, बाकी बिष्ट तो नेपाल के है, नेपाल के वो है कोई, तो नेपाली इन द सेंस, अब ऐसे मत सोचना कि भाई मैं नेपाली करके डोडियाल क्या क्या हम चिड़ा, ऐसे नहीं। युद्ध होते थे तो भाई लोग आया जाया करते थे, जाहिर सी बात। हमारी उत्तराखंड में कौन से हम लोग बिल्कुल उत्तराखंड के प्रॉपर है, कहीं ना कहीं से हम भी विस्थापित होके आए हैं। असली जो इंडियन नेटिव्स बोलते हैं ना जिनको, वो कोल है, असली जो भारतीय हैं। हम नॉर्थ इंडियंस है ना, हम असली हिंदू है, हम असली भारतीय है ही नहीं। हम तो आर्यंस है ना। आर्यंस कैसे थे? लंबे, गोरे। और कोल कैसे थे? जो आप द्रविड़ समझ लो, साउथ इंडियन। असली जो है ना, असली भारतीय साउथ इंडियन ही है। हम तो बिना बात का घमंड करते हैं, पता नहीं किस बात का घमंड है हमें। चलो, क्लास बोरिंग हो गई ना? लग रहा होगा जिन बच्चों को कुछ आ ही नहीं रहा, उनको जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे, उनको तो बोरिंग लग रही होगी। किस किस को बोरिंग लगी? अब सच सच बताना भाई, ऐसा तो नहीं है, सच्चे दिल से बता दो भाई, बोरिंग किसको लग रही क्लास? चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। और कल 7:30 पे एग्जैक्ट पहुंच जाना भाई। आज मैंने देखा बच्चे मेरे बाद आए, मेरे बाद कोई नहीं पहुंचेगा। मैं ठीक 7:30, या फिर मेरा अप्रोक्सीमेट जो मैक्सिमम टाइम है 7:35, उससे ज्यादा नहीं, फिर मुझे एक ही जगह नहीं देखना ना। तो 7:35 तक मैक्सिमम लिमिट है, चाहे लेट हो चाहे कुछ भी हो, चाहे तो मुंह उठा के आ जाओ बिना कॉपी के। बस मुझे क्लास में फिजिकली भी और मेंटली भी प्रेजेंट चाहिए तुम लोग। अब ये भूल जाना कि पुराने वाले सर इतनी देर से आते थे तो हम भी लेट आए, वो भूल जाना कि 7:45 से क्लास स्टार्ट होगी। याद रखना कि 7:35 से ही, 7:35 मैक्स। मैं 7:30 से क्लास स्टार्ट कर दूंगी, 35 तक जिसको आना है आए, वरना वहाँ पे मैं सर को बोल दूंगी कि किसी का बायोमेट्रिक ना ले, फिर उसके बाद टाइम पे आ जाना, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। आज मेरे को लगता है आपकी क्लास बहुत बोरिंग हो चुकी है। सुबह 7:30 बजे से मुझे ही देख रहे हो, मुझे ही सुन रहे हो, तो आदमी ना एकदम इरिटेट हो जाते हैं एक ही आदमी से। चलो फिर आज के लिए इतना करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।